नमस्कार, ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गलवान में शहीदों के सलामी से। जी हां, बिहार के शहीद को सलामी देने के लिए उनकी अंतिम विदाई में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गलवान में 20 जवान शहीद हो गए थे। इसमें बिहार के लाल सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंतिम सफर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार के बिहटा की ये तस्वीर है जहां का लाल गलवान में शहीद हो गया चीनों से लोहा लेते हुए। यहां पर 20 जवान शहीद हो गए, तो उनमें से बिहार का ये लाल भी शामिल था। सुनील कुमार को देख सकते हैं। ये अंतिम क्षणों की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। तमाम जवान वहां पर मौजूद हैं और पूरे जोश में से लबरेज हैं। आप सुन सकते हैं कि वहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो चीनियों के खिलाफ उनका गुस्सा भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा के नारे लगा रहे हैं। पूरा देश गुस्से में है। चीनियों ने जो हरकत की है उसकी वजह से पूरे देश में उबाल है। चीनियों के सामान का भी बहिष्कार किया जा रहा है और यह गुस्सा आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी चीनियों के खिलाफ किस तरह से है। बिहटा का लाल शहीद हो गया है गलवान घाटी में। सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग अपने इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं नम आंखों से। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और इस दौरान जहां पर इस वीर शहीद पर लोगों को नाज है, गर्व है, वहीं पर चीनियों के खिलाफ गुस्सा भी पूरी तरह से भरा हुआ है जो इन नारों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। तो अंतिम विदाई में आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब से शुरू होने वाली है और उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं राजकीय सम्मान में वो पूरी की जा रही हैं। तमाम जो है जवान भी वहां पर मौजूद हैं उनके राजकीय सम्मान में। उनके बलिदान को देश नहीं भूल पाएगा। कुमार की अंतिम यात्रा यहाँ से निकली है घर से और उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उनकी जो पत्नी जो है वो अब देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ से उजड़ गया है। बावजूद जो है उनकी पत्नी को सलामी देखते हुए आप देखेंगे कि बावजूद वो हिम्मत आप देखिए कि वहाँ से सलामी दे रही है। मेरा सुनील अम्मा
मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और हमें पापा का बदला ले। चीन का सामान को बहिष्कार करे। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो। चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। आगे से नहीं करते, पीछे से ये आप सुन रहे हैं कि ऐसी जो शहीद की जो पत्नी है वो कह रही हैं कि, और उनकी जो बेटी हैं वो कह रहे हैं कि किसी कीमत पे शहीद का बदला लिया जाना चाहिए और चाइनीज जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसे भी खिलाफत करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बिहटा की ये तस्वीर है। भले ही ये बिहार का लाल था सुनील कुमार, लेकिन बिहार का ना आज वो पूरे देश का लाल है। पूरे देश को सुनील कुमार पर नाज है, उन पर गर्व है। उनके अंतिम विदाई की ये तस्वीर है। पूरा देश गुस्से में है, उबाल में है। थोड़ी देर पहले उनकी बेटी का भी बयान आपने सुना। बेटी ने भी बदला लेने की बात कही है। चीनियों के खिलाफ गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा है। देश में पूरी तरह से उबाल है। यहाँ पर भी लोग नारे लगा रहे हैं चीनियों के खिलाफ और कह रहे हैं कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उनके इस नारे को आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरह का उनके अंदर जज्बा इस वक्त पैदा हुआ है चीनियों के खिलाफ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, और तस्वीरें आपने बिहार के बिहटा के देखे। हम आपको बता दें कि अलवर का भी एक लाल जो इस दौरान जो है जख्मी हो गया था बुरी तरह से। सुरेंद्र सिंह इस जवान का नाम है, जो चीनियों से झड़प में घायल हो गए थे। सुरेंद्र सिंह लद्दाख के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि सुरेंद्र सिंह की जो हालत है वो अब खतरे से बाहर है। उनके परिजनों से वो फोन पर बात भी उन्होंने की है और कहा है कि चिंता की अब कोई बात नहीं है। जवान के पिता बलवंत सिंह और भाई रेशमा सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले चीन द्वारा भारतीय सैनिकों से की गई कायराना हरकत में उनका छोटा भाई 40 वर्षीय सुरेंद्र घायल हो गया था। चीनी सैनिकों ने सुरेंद्र के सिर पर वार किया था। इससे सुरेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई थी और उससे करीब 12 टांके लगे हैं। 19 साल से सेना में कार्यरत सुरेंद्र सिंह 2 साल से लद्दाख में पोस्टेड हैं। कल 11-12 बजे की बात है, फोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे तक फोन आया, वैसे बेटा कैसे है, जब ठीक हो, मैं कहाँ है, तो मैं तो वहाँ हूँ हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ ले के आसपास हो कहीं दाखिल, फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। चोट आई घनी, बस ठीक हो, तो इलाज चल रहा है वहाँ। जो कि घड़ा ही हुआ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था, बहुत ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं चलता। चलिए अब दूसरी खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं और एक अहम आप खबर बता दें आपको कि कोरोना के संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए एक बड़ी राहत की जो है खबर दी है। आपको बता दें कि गरीबों का जो है कोरोना संकट के दौरान रोजगार छिन गया था और रोजी रोटी का मसला बहुत खड़ा हो गया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार स्कीम 20 जून को लॉन्च करेगी। पीएम मोदी गरीब कल्याण रोजगार स्कीम देश को समर्पित करेंगे। मोदी सरकार ने कोरोना संकट में अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया था। 125 दिनों का ये अभियान जो मिशन मोड में काम करेगा। ये योजना देश के 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए लागू होगी। आपको बता दें कि जिसमें राजस्थान के 22 जिले भी शामिल हैं। बिहार के सबसे ज्यादा 32 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि इस योजना से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान तो होगा ही, उनको तो मिलेगा ही। देश के गरीब क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा भी तैयार होगा जो एक अहम रोल अदा करेगा। इस योजना में आपको बता दें कि 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है।
और बढ़ते अगली खबर पर आपको बता दें कि यूएन से भी एक अच्छी खबर भारत के लिए सामने आई है। यहां पर भारत की धमक साफ तौर पर देखने को मिली है। 8वीं बार यहां पर भारत का एक नेतृत्व जो है सामने आया है। आपको बता दें कि चीन से सीमा विवाद के बीच भारत की जो धमक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बढ़ी है, भारत के लिए ये अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जहां भारत को अस्थायी सदस्य देश के तौर पर एंट्री मिली है, भारत को ये जीत निर्विरोध मिली है। भारत 2 साल के लिए यानी 2021-22 के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के लिए सदस्यता मिली है। भारत को यूएनएससी के कुल 193 वोट में से 184 वोट मिले हैं। एशिया प्रशांत श्रेणी में सीट पर भारत अकेला उम्मीदवार था। I'm truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support, and I'm deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. चलिए और बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की कर लेते हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं, बाड़ेबंदी कर रही हैं, अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही हैं कि किस तरह से वोटिंग की जानी है। दोनों पार्टियों के विधायक होटल में रणनीति बना रहे हैं। विधायकों को आपको बता दें कि वोटिंग कैसे करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी विधायकों के कैंप का आज तीसरा दिन है। होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी के सभी विधायक रुके हुए हैं। कांग्रेस विधायकों के कैंप का भी अगर बात की जाए तो उनका आज 8वां दिन है। आज जेडब्ल्यू मैरिट में उनकी मॉक पोलिंग होगी। कल होटल से सीधे वोट करने ये विधायक जाएंगे और कांग्रेस के साथ निर्दलीय और समर्थित विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, दोनों तरफ बाड़ेबंदी की जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल किस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। और इसके लिए जो है तमाम जो विधायक हैं उनको अलग अलग होटलों में बीजेपी जहां पे क्राउन प्लाजा होटल में उन्हें ठहराई हुई है, वहां पर ट्रेनिंग दे रही है। उनके कैंप का आज तीसरा दिन है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है। और बढ़ते अगली खबर पर, राज्यसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और उसके लिए सुविधा मुहैया करवाई है कि किस तरह से जो है वोट दिया जाए। आपको बता दें कि कोविड-19 से संक्रमित विधायकों को मतदान करने की सुविधा दी है। विधायक भले ही राज्य के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं तो भी वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने ये जानकारी दी है। इस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर रहे मतदाताओं को अपना पोस्टल बैलेट पेपर रिटर्निंग अधिकारी को 19 जून शाम 5 बजे तक भेजना होगा। और बात करते हैं, सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान उन्होंने कई मांगे रखी हैं। जी हां, किस तरह से आर्थिक संकट से उबरा जाए उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया है। तो इस बैठक में और क्या कुछ बात हुई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने पीएम मोदी से आर्थिक संकट से उबरने के लिए मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही सुझाव दिया है कि जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए जिससे कि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। साथ ही मंदी से जूझ रहे उपयोगों को जो आपको बता दें मजदूरों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए। सीएम अशोक गहलोत ने मनरेगा योजना में रोजगार
कि 100 से ज्यादा जो है बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग रखी है। और सीएम ने राज्यों की खराब हालत और कम राजस्व के चलते केंद्रीय योजनाओं का पूरा अंशदान वहन करने की मांग की है। सीएम ने 5,461 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान जल्द जारी करने की भी मांग की है। इसके अलावा सीएम ने ट्वीट करके पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के क्या कुछ स्थिति है, प्रदेश में क्या कुछ स्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर है वो हम बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो मरीजों की संख्या है वो 13,000 के पार पहुंच गई है। 84 आज नए मामले सामने आए हैं। वहीं 303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और पूरे प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार चुके हैं। तो 13,626 ये आंकड़े पहुंच चुके हैं अब तक मरीजों की। और अगर जिलेवार बात की जाए तो जयपुर में 2,702 मरीजों की संख्या हो चुकी है। जोधपुर में 2,315 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और जोधपुर में ही अगर ईरान से आए लोगों की बात की जाए तो उनकी संख्या 61 है। वहीं बीएसएफ के 50 जवान भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेके चलते हैं हम अपने संवाददाता के पास जो अलग अलग जिले से जुड़े हुए हैं और उनसे ताजा अपडेट क्या कुछ है उनसे लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाकिर अली कोटा से जुड़ चुके हैं, सचिन शर्मा जयपुर से जुड़े हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ चुके हैं और जबकि हमारे साथ ललित सिंह जोधपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं सचिन शर्मा के पास। सचिन, ताजा स्थिति क्या कुछ है, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए माजिद, अगर राजस्थान की बात करें तो पिछले 12 घंटे में अभी 84 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये आंकड़ा 13,626 हो गया है। जहाँ तक बात करें मौतों की तो मौतें जो हैं वो काफ़ी हुई हैं क्योंकि पिछले 12 घंटे में 10 मौतें होना एक मायने रखता है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं दर्ज वो भरतपुर ज़िले में हुई हैं। यहाँ पर 6 मौतें पिछले 12 घंटे में दर्ज हुई हैं। उसके बाद रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो रिकवरी रेट है जो कि एक अच्छी खबर है क्योंकि 77% को ये पार कर गया है। ACS रोहित कुमार सिंह का ये कहना है कि रिकवरी रेट अच्छी होने से जो पॉजिटिव केसेस अगर आ भी रहे हैं तो रिकवरी रेट होने से वे मरीज जल्दी ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छी बात है। और जो पॉजिटिव से नेगेटिव केसेस हो रहे हैं उसमें अगर हम एक्टिव केसेस की अगर हम बात कर लें तो वो आंकड़ा जो है 2,721 पे है, यानी वो 3,000 के अंदर ही है वो आंकड़ा। और ये सबसे एक अच्छी बात है क्योंकि यदि केसेस अगर बढ़ते भी हैं और रिकवरी रेट अच्छी रहती है और अगर अपने एक्टिव केसेस कम रहते हैं तो वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। इसलिए राज्य सरकार का अब जो एक चिंता का विषय है वो दो ही है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस को थमने से रोका जाए, क्योंकि कल भी जिस तरह से हमने देखा था कि जयपुर में जो 60 पॉजिटिव आए थे उनमें से करीब आधे पॉजिटिव यानी 30 के आसपास जो पॉजिटिव थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे। जयपुर के आसपास के जो रूरल एरियाज हैं उनमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को रोकना और इसके अलावा जो मौतें जो हो रही हैं कोरोना की वजह से उसको किस तरह से रोका जाए, ये एक बड़ा कंसर्न जो है वो सरकार का है। जी हमारे साथ ललित भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से, हम उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है। ललित, जैसा कि जो सुधार ज़रूर हुआ है रिकवरी रेट में, पहले भी हम आगे थे और अब भी जो है 77% तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अभी सचिन बता रहे थे कि जो ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है क्या कुछ स्थिति वहाँ पर है और रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए माजिद, स्थिति जोधपुर की जिले की बात की जाए तो ऐसी ही है। यहाँ पे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ज़रूर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, लेकिन जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है तब से करीब अभी तक रेशियो देखा जाए तो 45 मरीज रोजाना एक एवरेज के हिसाब से सामने आ रहे हैं। कल भी 35 मरीज कोरोना पॉजिटिव नए सामने आए थे। खास बात यह है कि ग्रामीण जिलों से तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में शहर का जो 94% इलाका है वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है और ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह भी है माजिद कि यहाँ पे भी करीब 76%
100% रिकवरी रेट चल रहा है। करीब अब टोटल 2251 आंकड़ा हो चुका है, लेकिन एक्टिव जो केस की अगर बात करें तो 397 केस ही एक्टिव केस हैं, तो ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। लेकिन जो रोजाना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ये भी एक चिंता की बात है। जी बिल्कुल ललित, बड़ी चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, उस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है। उदयपुर से हमारे साथ जो है कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कपिल, ये ज़रूर है कि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन मरीजों की संख्या रुक नहीं रही है। कहां पर हमको लग रहा है कि चूक है, इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही? देखिए, इस चेन को तोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रवासियों के मामले सामने आए। और अगर हम उदयपुर की बात करें और ताजा अपडेट की बात करें तो आज सुबह उदयपुर में 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें 2 ग्रामीण इलाकों के हैं। एक खेरवाड़ा के समीप गांव का है, तो वहीं दूसरा सलुम्बर के नागदा मोहल्ले का है, और तीसरा पॉजिटिव मरीज उदयपुर के बोहरा गणेश सर्कल का है। ये 3 मरीज सामने आने के साथ ही उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 632 हो चुकी है। और यहाँ पर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 569 मरीज अब तक रिकवर होकर उदयपुर के चिकित्सालय से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिर्फ 61 एक्टिव केस उदयपुर में इस समय बचे हैं। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि अब जैसे राज्य सरकार पूरे प्रदेश में अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कोरोना को लेकर, और लगातार रैंडम सैंपलिंग उदयपुर में की जा रही है। इस चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार धीरे धीरे मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। जी कपिल, हमारे साथ शाकिर अली भी जुड़े हुए कोटा से, उनके पास चलते हैं। शाकिर, कोटा में क्या कुछ स्थिति है? जैसा कि बाकी जगहों पे देखा जाए तो वहां पर रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। ये देखिए माजिद, कोटा में भी रिकवरी रेट जो है बहुत ही बढ़िया है। 89% जो है रिकवरी रेट कोटा में है, और 3 दिन में 2 संक्रमित रोगी सामने आए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अब जो संक्रमण का जो फैलाव है वो भी कहीं ना कहीं अब थम सा गया है। कोटा में रोगियों की तादाद जो है, पॉजिटिव रोगियों की संख्या 550 जरूर हो गई है, लेकिन 504 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिर्फ 15 एक्टिव केस कोटा में बचे हैं, और जो शेष बचे हैं वो भी 2 बार उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ चुकी है, तो उनको भी जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से तमाम एहतियात बरतनी है, कोरोना का खतरा टला नहीं है, उन सब के बावजूद जो है अब बाजार वगैरह सब खुल गए हैं, एहतियात बरती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कई जगहों पर अभी भी लापरवाही सामने आती है। सब्जी मंडी क्षेत्र हो या फिर जो खरीद केंद्र है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। राशन की दुकानें जो है वहाँ पर से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। हालांकि कोटा में जो है तमाम चीज़ों के बावजूद जो है कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है। जिस तरह के शाकिर, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अच्छी खबर इस बीच यही है कि जो रिकवरी रेट है प्रदेश का वो सबसे अच्छा है, वो 77% तक पहुँच गया। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।